ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान, ऑनरी लेक्चरर, एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपाटाइटिस बी के बारे में कि हेपाटाइटिस बी क्या है, ये क्यों हमें लग जाता है, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं और उन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, हेपाटाइटिस बी हमारे जिस्म में मौजूद जिगर में एक वायरस की वजह से होता है। जिगर हमारे जिस्म में राइट साइड पर पसलियों के थोड़ा सा नीचे वाक़ होता है। जब किसी इंसान को हेपाटाइटिस बी का वायरस लगता है तो वो सबसे पहले उसके जिगर को इन्फेक्ट करता है, और जब जिगर में इन्फेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम खराब होना स्टार्ट होता है। हेपाटाइटिस बी एक साइलेंट बीमारी है जिसका लोगों को काफी अरसे तक मालूम ही नहीं होता कि उनको हेपाटाइटिस बी का वायरस हो चुका है, क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज है। और लोगों को जब मालूम होता है जब वो किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं और उनका लेबोरेटरी में स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं, तब उनको मालूम होता है कि उनको हेपाटाइटिस बी वायरस है। या फिर उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है, जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं तब उनको मालूम होता है कि उनको तो हेपाटाइटिस बी काफी टाइम से है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं और बैरून मुल्क जाने से पहले उनके कंप्लीट मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, तब उनको मालूम होता है कि उनको हेपाटाइटिस बी वायरस मौजूद है। देखिए नाजरीन, जैसे ही आपको मालूम हो जाए कि आपको हेपाटाइटिस बी है तो बगैर टाइम ज़ाया किए फौरन अपने मालिक से रब्ता करें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये एक काबिल इलाज बीमारी है और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए 100% यकीनी इलाज मौजूद है। 100% मरीजों में से 80% लोग इसका इलाज करवाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वैसे तो होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल कोर्स 9 मंथ का है, 9 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका वायरस दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए बेहतर तो यह है कि आप इसकी मेडिसिन लाइफ टाइम ही यूज करें, जैसे आप दीगर बीमारी की यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको शुगर हो जाती है तो आप उसकी लाइफ टाइम मेडिसिन यूज करते हैं, अगर आपको कोई हार्ट अटैक हो जाता है तो भी आप उसकी मेडिसिन लाइफ टाइम यूज करते हैं, या अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो भी आप कुछ मेडिसिन लाइफ टाइम लेते हैं। तो इसी तरह लीवर हमारे जिस्म का एक बहुत खास और अहम अज़ू है। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको अपनी मेडिसिन को मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करना लाजमी है, और इसके लिए हम अपने क्लिनिक पर पेशेंट को कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। उन टेस्टों के नाम नजर आ गए होंगे। HBsAg हेपाटाइटिस बी वायरस, फिर इसका होता है हेपाटाइटिस बी इलाइजा, हेपाटाइटिस बी PCR में इसके 2 स्टेजेस होती हैं। PCR में हम इसका पहले करवाते हैं क्वालिटेटिव, फिर करवाते हैं क्वांटिटेटिव, और उसके बाद जीनोटाइप, और उसके बाद हेपाटाइटिस बी DNA टेस्ट करवाया जाता है, और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। नाजरीन, ये वायरस लगता कैसा है इसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि गैर जरूरी जिनसी मिलाप से भी लगता है। जिस पेशेंट को क्रोनिक हेपाटाइटिस बी वायरस है और ऐसे पेशेंट को अगर लिप किसिंग की जाए और उसका सलाइवा आपके होंठों से लगकर आपके जिस्म में चला जाए तो इस तरह भी पॉसिबल है कि आपको वो वायरस लग जाए। अक्सर मरीजों को ऑपरेशन के दौरान ब्लड लगता है, और जब वो ब्लड लगता है तो हो सकता है उस ब्लड में हेपाटाइटिस बी वायरस मौजूद हो और मरीज की बॉडी में भी वो जाकर हेपाटाइटिस बी वायरस लगा देता है। बहुत अरसा पहले कुछ डॉक्टर अपने क्लिनिक में ऐसे प्रैक्टिस भी करते थे कि वो एक ही सीरीज को तमाम पेशेंट के लिए यूज करते थे, तो उस टाइम पे भी हेपाटाइटिस बी वायरस बहुत ज्यादा होते थे। नशा करने वाले लोग वो एक दूसरे की सिरिंज यूज करते हैं और एक ही सिरिंज को बार बार यूज करते हैं, जिसकी वजह से कंफर्म हेपाटाइटिस फैल रहा है। ऐसे लोग जो शराब का मुसलसल और बहुत ज्यादा अरसे तक और बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं,
उनको भी हेपाटाइटिस हो जाता है और उनके लीवर में इन्फेक्शन होती है और लीवर सिरोसिस भी बन जाता है। इस पेशेंट को हेपाटाइटिस बी वायरस हो और उसके दांतों का बुरश आप लोग भी यूज कर ले तो इस तरह भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। कुछ देहाती इलाकों में आज भी दांतों की ट्रीटमेंट सड़क पे बैठे हुए डेंटिस्ट हजरात कर रहे होते हैं, वो बगैर स्टेरिलाइज के औजार इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हेपाटाइटिस भी आप लोगों में भी मुंतकिल हो जाता है। या कुछ ऐसे शेव करने वाले हजरात भी होते हैं जो एक ही ब्लेड को, एक ही रेजर को बार बार मुख्तलिफ लोगों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड उस पर लगा हुआ है उस औजार पर और वो आपकी स्किन पे टच हो गया तो भी आपको हेपाटाइटिस बी वायरस लग सकता है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सर्जरी के आलात और सामान अगर वो सही तरीके से स्टेरिलाइज ना हो, डिस्पोजेबल ना हो, तो भी उन औजारों के इस्तेमाल से पेशेंट को भी हेपाटाइटिस लग सकता है। अस्पताल में मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ को अगर ऐसे पेशेंट से परिक हो जाए कि वो हेपाटाइटिस बी वायरस में मौजूद है तो भी पैरामेडिकल स्टाफ को हेपाटाइटिस बी वायरस लग सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मां को हेपाटाइटिस है तो ये भी मुमकिन है कि उसकी औलाद में भी हेपाटाइटिस बी मुंतकिल हो जाए। नाज़रीन, अगर आपको हेपाटाइटिस बी हो जाए तो आपने अपनी खुराक में तली हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जो आपको सेहत के लिए फायदेमंद हो। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें अपनी खुराक में, दूध, अंडे, सेब, फ्रूट में पपीते का इस्तेमाल ज्यादा करें। अपने जिस्म में गैर जरूरी कोलेस्ट्रोल हरगिज ना बढ़ने दें और मोटापा हरगिज ना होने दें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हेपाटाइटिस बी वायरस हमारे जिस्म में कुछ तब्दीली नहीं कर रहा या उनमें कोई पेचीदगियां नहीं बढ़ा रहा, इसलिए वो अपनी बीमारी को लेकर थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं और बिल्कुल भी केयर नहीं करते। लेकिन उसका बाद में वो रिजल्ट मिलता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनको लीवर कैंसर हो जाता है और फिर ये नौबत आती है कि डॉक्टर उनको एडवाइस कर देते हैं कि अब आपके जिगर का ट्रांसप्लांट होगा, जबकि इसका ट्रांसप्लांट और पैवंदकारी बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महंगा इलाज है। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आपको कोई भी ऐसी अलामात या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए तो बराए मेहरबानी अपना टाइम ज़ाया किया बगैर अपने मालिक से फौरन राब्ता किया करें। नाजरीन, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होंगी। कैरिका पपाया क्यू, चैलिडोनियम क्यू, चिनोन्थियस क्यू, एपिस मिलीफ्यूका क्यू, नेट्रम फास्ट 6x, ये तमाम अद्वियात आपने जर्मनी कंपनी की ही खरीदनी है। याद रखें, हमेशा अच्छी और मयारी कंपनी की ही अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। नाजरीन, अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, वो आप तवज्जो से सुन लें। कैरिका पपाया क्यू 20 कतरे सुबह, चैलिडोनियम 20 कतरे दोपहर, चिनोन्थियस 20 कतरे शाम और एपिस 20 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर रात को, और नेट्रम फास्ट 6x टैबलेट 4 आपने चूसनी है बगैर पानी के। इनको जुबान पे रख के आपने चूसना है दिन में किसी भी टाइम। ये तमाम मेडिसिन आपने जर्मनी की ही खरीदनी है और ये कोर्स आपने 9 महीने तक मुकम्मल करना है और अपनी रिपोर्टों को संभाल के रखना है। देखें नाजरीन, इस मेडिसिन की बात मैंने आपको अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस के हिसाब से की है। आपकी एज, सिम्टम और बीमारी के हिसाब से आपकी मेडिसिन मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। देखें नाजरीन, सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते। जब याद आया इस्तेमाल कर ली और जब भूल गए तो भूल गए। ये तरीकाकार गलत है नाजरीन। देखिए नाजरीन, जब हम दवा को सही तरीके से और मुकर्रर टाइम पर इस्तेमाल करेंगे तभी हमारे अफाल पूरे तरीके से काम करेंगे और हम बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। वरना लोग बाद में कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ या इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट ही नहीं होते। जबकि मैं आपको बताता चलूं, होम्योपैथिक मेडिसिन का दायरा कार जर्मनी और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में होम्योपैथिक तरीकाकार राइज है और तकरीबन 200 साल से ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है और आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मर्ज का नहीं मरीज का इलाज करती है।